वॉशिंगटन में साल 1983 की बात है। प्रदर्शनकारियों, नारेबाजी करने वालों की एक भीड़ ग्रैंड होटल के सामने जमा थी। वे साउथ कोरिया के सदर राष्ट्रपति को हटाने और उन्हें तानाशाह होने के जुर्म में अदालत भेजने की मांग कर रहे थे। सदर को किसी भी खतरे से बचाने के लिए एक बहुत बड़ा ऑपरेशन चल रहा था, जिसकी कमान फॉरेन इंटेलिजेंस यूनिट के हेड प्योंग हो और डोमेस्टिक इंटेलिजेंस यूनिट के हेड जुंगडो के हाथों में थी। लेकिन वे इस भीड़ को हटा नहीं पा रहे थे, क्योंकि उनके पास इसकी इजाजत नहीं थी। रिपोर्टर कांग भी वहां इंटरव्यू लेने के चक्कर में घूम रहा था, इसलिए प्योंग हो की असिस्टेंट जू क्यूरंग उसे बहलाकर दूर ले जाती है। इसी दौरान इंटेलिजेंस के डायरेक्टर आहन ईस्ट एशिया के CIA डायरेक्टर के साथ मीटिंग कर रहे थे, जो बाहर के इस हंगामे के लिए साउथ कोरियन सदर को जिम्मेदार ठहराता है। लेकिन आहन अपने लीडर का बचाव करते हैं, क्योंकि वे आईन संविधान में बदलाव कर रहे थे। उसी लम्हे CIA एजेंटों को एक खुफिया खबर इंटेल मिलती है कि सड़क के उस पार थिएटर में एक स्नाइपर निशानेबाज छुपा बैठा है, जो सदर का कत्ल करना चाहता है। सदर की कार को फौरन रोक दिया जाता है और एजेंट उस स्नाइपर को पकड़ने के लिए थिएटर में घुस जाते हैं, जो पहले ही वहां से भाग रहा था। थिएटर के अंदर दोनों तरफ से अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है, जिसमें कई एजेंट अपनी जान गंवा बैठते हैं। प्योंग हो भी जख्मी हो जाता है जब स्नाइपर उस पर ग्रेनेड फेंकता है, लेकिन यह उसे रोकने के लिए काफी नहीं था। वह स्नाइपर का पीछा करता है और उस पर झपट पड़ता है, मगर आखिर में वह खुद स्नाइपर का बंधक होस्टेज बन जाता है। प्योंग हो चाहता था कि बाकी एजेंट उस आदमी को जिंदा पकड़ें, लेकिन झुंगडो आगे बढ़ता है और स्नाइपर को गोली मार देता है, और इस नाकामी का जिम्मेदार प्योंग हो को ठहराता है, क्योंकि वह पकड़ा गया था। उधर साउथ कोरिया में भी सड़कों पर कबीले और नौजवानों का कब्जा था, और जब पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश करती है तो आंसू गैस और लाठियों का इस्तेमाल करती है। प्रदर्शनकारी खुद को बचाने के लिए पास की इमारतों में छुपने की कोशिश करते हैं, और ज्यादातर लोग अपने दरवाजे बंद कर लेते हैं। लेकिन प्योंग हो की पाला हुआ लड़की यू जोंग उनकी मदद करना चाहती है और गेट खोल देती है ताकि लोग अंदर आ सकें। बदकिस्मती से यह तरकीब काम नहीं करती और सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जब प्योंग हो घर आता है और उसे इस बात का पता चलता है, तो वह पुलिस स्टेशन फोन करता है और अपनी ताकत का इस्तेमाल करके यू जोंग को रिहा करवा लेता है। जब वह उसे लेने पहुंचता है तो देखता है कि वह अपने साथ कई नौजवानों को खाना खिलाने के लिए ला रही है। प्योंग हो को उसकी यह सोहबत संगत पसंद नहीं आती, लेकिन चूंकि यू जोंग को इस बात की कोई परवाह नहीं थी, इसलिए प्योंग हो उसके खर्च के लिए पैसे छोड़ता है और गुस्से में वहां से चला जाता है। अगले दिन डायरेक्टर आहन प्योंग हो और झुंगडो को बुलाकर अगला मिशन सौंपते हैं। सदर इस बात से बेहद नाराज थे कि वे इस साजिश के पीछे के मास्टरमाइंड का पता नहीं लगा सके, इसलिए अब दोनों को मिलकर काम करना होगा और जवाब ढूंढना होगा। सबसे बड़ा शक वॉशिंगटन डेलीगेशन के प्रोफेसर शीन पर था, जिसके बारे में उनका मानना था कि वही डोंगलिम है, जो नॉर्थ कोरिया के जासूसी नेटवर्क का सरगना लीडर है। इसके बाद आहन उन्हें सदर के जापान दौरे का शेड्यूल इटिनरी दिखाते हैं, और दोनों एजेंटों को उस पर दस्तखत साइन करने होते हैं। इसके बाद झुंगडो प्रोफेसर शिन से बेहद सख्ती और तशद्दुद हिंसा के साथ पूछताछ करता है, लेकिन शिन कसम खाता है कि वह कोई जासूस नहीं है। इसी बीच एक रहस्यमयी आदमी साइकिल पर एक लॉन्ड्री की दुकान से कमीज उठाता है और उसके सीवन पर बुने हुए एक खास कोड का इस्तेमाल करके खुफिया जानकारी पढ़ता है। असल में यही वह रास्ता था जिससे असली डोंगलिम एजेंसी के अंदर से चुपचाप खुफिया खबरें बाहर भेज रहा था। शाम को झुंगडो प्योंग हो को अपने अपार्टमेंट पर डिनर के लिए बुलाता है, और माहौल तब अजीब हो जाता है जब प्योंग हो की बीवी कहती है कि वह समझती थी कि वे दोनों गहरे दोस्त हैं, जबकि असलियत में वे एक दूसरे को बर्दाश्त तक नहीं कर सकते थे। दरअसल एक पुराने मिशन में झुंगडो ने प्योंग हो से इतनी बेरहमी से पूछताछ की थी कि प्योंग हो का हाथ काफी वक्त तक काम नहीं कर पा रहा था। बाद में प्योंग हो को एक जरूरी फोन आता है, जिसमें एक बड़ी खबर मिलती है। नॉर्थ कोरिया और जापान के बीच गुलामी के मुआवजे रेपरेशंस को लेकर खुफिया बातचीत चल रही है, और प्रोफेसर प्यो नाम का एक बड़ा अफसर देश छोड़ना डिफेक्ट चाहता है। इसके बदले वह न्यूक्लियर रिएक्टर का ब्लूप्रिंट, रिसर्च फाइलें और वैज्ञानिकों की लिस्ट देने को तैयार था। प्योंग हो फौरन हुक्म देता है कि जापान या डोंगलिम के हाथ लगने से पहले उस आदमी को ढूंढा जाए। कुछ वक्त बाद एजेंटों का प्रोफेसर प्यो से राब्ता
संपर्क होता है जो असली डोंगलिम की पहचान बताने के बदले अपने और अपने परिवार के लिए हिफाजत प्रोटेक्शन मांगता है। शुरू में वह फोन पर बात करने जानता है कि डोंगलिम इसी एजेंसी के अंदर एक भेड़िया मोल बनकर बैठा है, लेकिन फिर वह खुद को सच्चा साबित करने के लिए एक छोटी सी जानकारी देता है। स्पेक ऑप्स 417 न्यूक्लियर जानकारी जुटाने के लिए नॉर्थ कोरिया में घुसने वाली है। एजेंट अपनी यूनिट्स को वहां जाने से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जानकारी पहले ही लीक हो चुकी थी और पूरी यूनिट मारी जाती है। इससे यह साबित हो जाता है कि एजेंसी में वाकई कोई गद्दार छुपा हुआ है। बाद में टोक्यो में एजेंट प्रोफेसर पियो पर नजर रखते हैं, जिसके पास एक सूटकेस था जिसमें सारी जरूरी जानकारी थी। वे देखते हैं कि पियो को नॉर्थ कोरियन इंटेलिजेंस के एजेंटों ने घेर रखा है। इसीलिए प्योंग हो एजेंट यांग को हुक्म देता है कि वह पियो के परिवार पर नजर रखे, जबकि वह खुद पियो को बचाने जाएगा। यांग इस हुक्म को नजरअंदाज कर देता है और पियो के पीछे भागता है, क्योंकि उसके पास डायरेक्टर आहन के खुफिया ऑर्डर्स थे। आहन का मानना था कि डोंगलिम के बारे में जानकारी हासिल करना उनकी सबसे पहली तरजीह प्राथमिकता है और इसे पाकर उनका प्रमोशन हो जाएगा। जब प्योंग हो पियो के परिवार को महफूज निकाल लेता है, तो यांग पियो से डोंगलिम की पहचान पूछता है और धमकी देता है कि अगर उसने नाम नहीं बताया तो वह उसे नहीं बचाएगा। प्यो उन तारीखों और जगहों का जिक्र करता है जहां डोंगलिम चीफ ली से मिला था। अब एजेंटों को बस इस जानकारी का मिलान अपनी फ्लाइट लॉग्स उड़ान के रिकॉर्ड से करना था। यांग आखिरकार प्यो को कार में बैठने की इजाजत देता है और गाड़ी आगे बढ़ाता है। ठीक उसी वक्त नॉर्थ कोरिया के एजेंट उन्हें देख लेते हैं और गोलियां बरसाना शुरू कर देते हैं। दुश्मन प्यो को कार से बाहर खींचने और उसे मार डालने में कामयाब हो जाते हैं, जिसके बाद बीच सड़क पर दोनों एजेंसियों के बीच एक भयानक गैंगवार शुरू हो जाता है। जब प्योंग हो सुनता है कि यांग और प्यो इस मुसीबत में फंस गए हैं, तो वह प्यो के परिवार को वैन से बाहर निकालता है और अपने आदमियों को बचाने और उन्हें महफूज जगह ले जाने के लिए गाड़ी वापस मोड़ लेता है। हालांकि यांग कोमा में चला जाता है। कुछ दिनों बाद प्योंग हो एजेंसी की इमारत में वापस आता है और हर ऑपरेशन में नाकाम रहने के लिए डायरेक्टर आहन उसे बहुत डांटते हैं। प्योंग हो का सब्र का बांध टूट जाता है और वह आहन को याद दिलाता है कि उनकी गलत समझ की वजह से उन्होंने पूरी यूनिट खो दी और यांग ने उनके उलटे सीधे हुक्म पर काम किया। वह यह भी जाहिर करता है कि वह जानता है कि आहन रिश्वत ले रहे हैं और उसके पास इसका सबूत भी है। आहन प्योंगहो का मुंह बंद करने के लिए उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन प्योंगहो बिना झिझके उन्हें पलटकर मारता है और उनसे इस्तीफा देने को कहता है, वरना वह यह सारी जानकारी सदर तक पहुंचा देगा। शाम को प्योंगहो देखता है कि यू जोंग फिर से उन प्रदर्शनकारियों के साथ घूम रही है और जब सियासत राजनीति को लेकर लड़कों के बीच लड़ाई शुरू होती है, तो उसे यू जोंग को बचाना पड़ता है। प्योंग हो उसे फिर से ऐसे लोगों के साथ रहने के लिए डांटता है, जिस पर यू जोंग जवाब देती है कि वह खुद एक भ्रष्ट सरकारी एजेंसी के लिए काम करता है, इसलिए वह भी कोई दूध का धुला नहीं है। ये सुनकर प्योंग हो को याद आता है कि कैसे 3 साल पहले एक मिशन के दौरान उसने अपने पार्टनर को खो दिया था जब वे फायरिंग की जद में आ गए थे। मरने से पहले उस आदमी ने इकरार कबूल किया था कि उसका असली मिशन यूजोंग का ख्याल रखना था और बाद में उसके जनाजे फ्यूनरल में वह लड़की आई और उसने मरे हुए एजेंट को वालिद कहकर पुकारा था। तब से प्योंगहो यूजोंग पर नजर रख रहा था। कुछ दिनों बाद एक नया डायरेक्टर एजेंसी की कमान संभालता है और ऐलान करता है कि जो कोई भी नॉर्थ कोरियन जासूसों के बारे में जानकारी लाएगा, उसे खास इनाम दिया जाएगा ताकि वे उनके प्लान खराब न कर सकें। जेल में पूछताछ और भी ज्यादा दर्दनाक हो जाती है, लेकिन झुंगडो को लगता है कि इस सब से कुछ हासिल नहीं हो रहा है। जब वह घर लौटता है तो वह फौज मिलिट्री में बिताए अपने पुराने वक्त और उस जमाने में फैलाई गई हिंसा के खौफनाक ख्वाब देखने से खुद को नहीं रोक पाता। अगले दिन नया डायरेक्टर झुंगडो से बात करता है और उसे सदर की तरफ से भेजी गई यह इजाजत देता है कि वह गद्दार को ढूंढने के लिए खुद एजेंटों से पूछताछ कर सकता है। झुंगडो फॉरेन इंटेलिजेंस यूनिट के सभी एजेंटों से पूछताछ शुरू कर देता है, क्योंकि सारे सुराग इसी तरफ इशारा कर रहे थे। और जब प्योंग हो को इसके बारे में पता चलता है, तो वह इसे रोकने के लिए वहां आ धमकता है। वह अपने इन सभी आदमियों पर भरोसा करता था और अपनी यूनिट के साथ ऐसा सुलूक बर्दाश्त करने से साफ मना कर देता है।
इस बात पर उसके और झुंगडो के बीच बहस छिड़ जाती है, जिसे अचानक एक बेहद जरूरी खबर रोक देती है। एक नॉर्थ कोरियन फाइटर जेट साउथ कोरिया की हवाई सरहद सीमा में घुस आया है। पायलट को बिना किसी खास मशक्कत के पकड़ लिया जाता है। हालांकि वे यह सुनकर हैरान रह जाते हैं कि यह आदमी उनके मिसाइल और एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में सब कुछ जानता था। उसे एजेंसी लाया जाता है, जहां सरकार के खिलाफ बहुत सारा बड़बड़ाने और अपनी खुद की गन निकाल लेने की हद तक ड्रामा करने के बाद पायलट आखिरकार उन्हें रूस का सबसे नया सिफर गुप्त कोड दिखाता है, जिसका इस्तेमाल वे खुफिया तौर पर खबरें भेजने के लिए कर रहे थे। अगर वे इस कोड का इस्तेमाल करें तो वे उस छुपे हुए चूहे मोल को जाल में फंसा सकते हैं। डायरेक्टर उस गद्दार को पकड़ने के लिए 48 घंटे का कोड 3 लागू कर देता है और एहतियात के तौर पर प्योंग हो अपने आदमियों को हुक्म देता है कि कोई भी नई खुफिया जानकारी सबसे पहले उसके पास आनी चाहिए। पूरी एजेंसी के इस कोड पर काम करने की वजह से जो जानकारी मिलती है वह बहुत काम की साबित होती है और वे हथियारों के खुफिया गोदामों का पता लगा लेते हैं। जू क्योरंग प्योंग हो के पास एक बड़ी रकम के हेर फेर का मामला लाती है, जो पुलिस डिपार्टमेंट की तरफ से कभी डिलीवर ही नहीं की गई थी। झुंगडो ने उस मुलजिम को प्योंग हो की यूनिट में भेजने की कोशिश की थी, लेकिन वह कभी वहां पहुंचा ही नहीं। वह पैसा जुपिटर कॉर्प नाम के एक मिलिट्री सप्लायर ठेकेदार को जाना था। इसी बीच सदर के अगले दौरे की जानकारी गलत हाथों तक पहुंच जाती है, हालांकि इसे पूरी तरह से राज रखा जाना था। जू क्युरंग सुराग तलाशने के लिए जुपिटर कॉर्प जाती है और एजेंसी कोड पर काम करना जारी रखती है, जहां उन्हें बोसान नाम के एक आदमी के बारे में पता चलता है, जो लॉन्ड्री की दुकान से कोड वाले कपड़ों को उठाने का जिम्मेदार था। झुंगडो और उसके आदमी बोसान को पकड़ने के लिए लॉन्ड्री की दुकान में जाल बिछाते हैं, लेकिन बोसान को उनके होने का पता चल जाता है और एक और एनकाउंटर शुरू हो जाता है। खुद को घिरा हुआ पाकर बोसान इमारत को उड़ाने के लिए एक ग्रेनेड फेंकता है और चुपके से भाग निकलता है। फिर वह एक औरत से मिलकर उसे सदर के दौरे का शेड्यूल वाला लिफाफा सौंपता है। इसके बाद वह औरत एक अलग कोड का इस्तेमाल करके यह जानकारी नॉर्थ कोरिया भेज देती है। कुछ वक्त बाद जू क्युरंग प्योंग हो को बताती है कि जुपिटर के मिलिट्री सौदे 2 साल में 600% बढ़ गए हैं और झुंगडो इस संस्था से गहराई से जुड़ा हुआ है। बात को और बिगाड़ने के लिए झुंगडो की गद्दार वाली तफ्तीश जांच का दायरा बढ़ रहा था और वह जल्द ही प्योंग हो से पूछताछ करना चाहेगा। फिलहाल प्योंग हो जुपिटर पर ध्यान लगाता है और वह पैसों की हेराफेरी के जुर्म में कंपनी पर छापा मारने के लिए अपने आदमियों को ले जाता है और इस बात की तस्दीक पुष्टि करता है कि वहां का सीईओ झुंगडो का फौज के जमाने का पुराना दोस्त है। झुंगडो की बात करें तो उसे इत्तला सूचना मिलती है कि लॉन्ड्री वाले वाकये की वजह से जापान समिट रद्द कर दी गई है, लेकिन सदर का एशिया दौरा जारी रहेगा। अगर दुश्मन को जापान समिट के बारे में पता था तो इसका मतलब गद्दार कोई बहुत ऊंचे ओहदे पद का अफसर है। और जब झुंगडो सुनता है कि प्योंग हो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहा है तो वह अपने कुछ आदमियों को उस पर 24 घंटे नजर रखने के लिए लगा देता है। कुछ समय बाद जहां दुश्मन को यह पता चलता है कि सदर का जापान द्वारा रद्द हो गया है, वहीं प्योंग हो यू जोंग से डिनर पर मिलता है, क्योंकि वह उससे एक मदद मांगना चाहती थी। उसके कुछ आजादी की लड़ाई लड़ने वाले दोस्त जेल में हैं और वह चाहती है कि प्योंग हो अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उन्हें आजाद कराए। प्योंग हो को इस काम के लिए बुलाया जाना बिल्कुल पसंद नहीं आता और वह उस लड़की की मदद किए बिना वहां से चला जाता है, जिससे यू जोंग अकेली रह जाती है और झुंगडो के आदमी उसे गिरफ्तार कर लेते हैं। एजेंसी में झुंगडो और उसके आदमी यू जोंग से उसी पुरानी बेरहमी से पूछताछ करते हैं और बार बार इस बात को सामने लाते हैं कि यू जोंग एक नॉर्थ कोरियन है जो एक नए नाम के साथ साउथ में घुसी है। उनके पास नॉर्थ कोरियन लेबर पार्टी की एक खास जगह के पास की उसकी तस्वीरें थीं, जहां बोसान जैसे जासूसों को ट्रेनिंग दी जाती है, और इस बात का कोई सबूत नहीं था कि मरा हुआ एजेंट वाकई उसका वालिद था। इस पूछताछ के बीच अचानक प्योंग हो आ जाता है, जो खुद पर जांच होने और अपनी पाली हुई लड़की को पकड़े जाने पर आग बुला था। झुंगडो इसका जवाब उन सबूतों वाली तस्वीरों को सामने रखकर देता है। खुद को मुश्किलात में घिरा देख प्योंग हो यू जोंग पर झूठ बोलने के लिए नाराज होने का नाटक करता है, लेकिन जैसे ही वह मुड़ता है वह लड़की से धीरे से कहता है कि जब तक वह उसे बचाने का कोई रास्ता नहीं ढूंढ लेता वह बस उसका साथ दे। बाहर निकलते हुए
प्योंग हो देखता है कि वे जानकारी उगलवाने के लिए एक आदमी को कितनी बुरी तरह तड़पा रहे हैं और वह गुस्से में आकर उस एजेंट को ही पीट देता है। कुछ समय बाद एजेंट यांग आखिरकार कोमा से होश में आता है और जिक्र करता है कि डोंगलिम चीफ ली से मिला था और झुंगडो फौरन उसे कड़ी सुरक्षा वाले एक नए कमरे में भेज देता है। प्योंग हो और झुंगडो की टीमें यह देखने के लिए दौड़ती हैं कि वहां पहले कौन पहुंचता है, और जब वे गलियारों में आपस में लड़ रहे होते हैं, एक स्नाइपर सोते हुए यांग का कत्ल कर देता है। एजेंट गोलियों की आवाज सुनते हैं और स्नाइपर पर फायरिंग करते हैं, लेकिन वह आदमी बिना किसी परेशानी के भागने में कामयाब हो जाता है। यांग की बेटी ठीक उसी लम्हे अपने पिता से मिलने आती है और लाश देखकर बेहोश हो जाती है। यांग के जनाजे के दौरान झुंगडो को पता चलता है कि यांग ने जिस चीफ ली का जिक्र किया था वह नॉर्थ कोरिया की लेबर पार्टी 35 में स्ट्रेटेजिक यूनिट का हेड है और उनके पास उनकी फ्लाइट लॉग्स हैं। इसलिए उन्हें गद्दार का पता लगाने के लिए बस अपने एजेंटों की फ्लाइट लॉग्स से उनका मिलान करना था। जू क्योरंग प्योंग हो को बताती है कि पूर्व डायरेक्टर आहन को सदर के तख्ता पलट कूप का साथ न देने के लिए बाहर का रास्ता दिखाया गया था, लेकिन जुपिटर का पैसा उनके पास भेजा गया था और अब वे नजरबंद, हाउस अरेस्ट। अब तक उनसे मिलने आने वाला इकलौता शख्स झुंगडो है। बाद में नया डायरेक्टर प्योंग हो और झुंगडो से कहता है कि सदर के दौरे पर जाने से पहले वे अपनी तफ्तीश को जल्दी से समेटें, वरना इसके नतीजे भुगतने होंगे। जब वे डायरेक्टर के दफ्तर से बाहर निकलते हैं तो एजेंट एक दूसरे पर होने वाले शकों को लेकर बहस करने लगते हैं। झुंगडो को लगता है कि प्योंग हो ही डोंगलिम है और प्योंग हो को लगता है कि झुंगडो जासूसों को पैसा दे रहा है। बात हाथापाई तक पहुंच जाती है और वे सीढ़ियों से नीचे गिरते हैं। वे सिर्फ इसलिए रुकते हैं क्योंकि लोग उन्हें देख रहे थे। इसके बाद झुंगडो को फौज में एक सिपाही के तौर पर किए गए अपने पुराने कामों की खौफनाक यादें घेर लेती हैं, जो जुपिटर के उसके फौजी दोस्त का जिक्र आने की वजह से दोबारा ताजा हो गई थी। उस कत्लेआम का हुक्म इसी मौजूदा सदर ने दिया था। बाद में झुंगडो ईस्ट एशिया के CIA डायरेक्टर से मिलता है, जो चाहता है कि झुंगडो अपनी जांच छोड़ दें और अमेरिका चला जाए, क्योंकि वे ऑपरेशन हंट पीटर के बारे में पहले से जानते हैं। इसी बीच जू क्योरंग नई खुफिया जानकारी लेकर प्योंग हो के घर पहुंचती है, इस बात से बेखबर कि झुंगडो का एक आदमी जांग अभी भी उसका पीछा कर रहा है। जू क्योरंग के हाथ झुंगडो की डायरेक्टर आहन के साथ बातचीत की कुछ रिकॉर्डिंग्स लग गई थीं, जिनसे जाहिर होता है कि वह इनकलाब क्रांति शुरू करने के लिए जुपिटर के साथ काम कर रहा है, क्योंकि वह सदर से नफरत करता था कि उसने फौज से क्या क्या करवाया और लोगों को कितनी तकलीफें दी। ऑन ऑपरेशन हंट पीटर असल में सदर को जान से मारने का मिशन था। झुंगडो ही इस सब के पीछे था। हालांकि जू क्योरंग अभी भी उलझन में थी, क्योंकि झुंगडो के ट्रैवल लॉग्स उस गद्दार से मेल नहीं खा रहे थे। इसलिए वह दोबारा लॉग्स चेक करती है और यह देखकर दंग रह जाती है कि डोंगलिम के नाम से जाना जाने वाला गद्दार असल में कोई और नहीं बल्कि खुद प्योंग हो है। अब जब वह सच जान चुकी थी, प्योंग हो उसके पीछे जाता है और जू क्योरंग के कुछ चूके हुए निशानों के बाद उसे मौत के घाट उतार देता है। फिर प्योंग हो अपने मुखबिरों इन्फॉर्मेंट्स से राब्ता करने के लिए एक खास फोन का इस्तेमाल करता है। वापस झुंगडो की बात करें तो वह CIA डायरेक्टर के ऑफर को ठुकरा देता है और ऐसे सदर का साथ देने से साफ मना कर देता है जो छोटे बच्चों तक को मार डालता है। रेस्टोरेंट से बाहर निकलते समय उसे जांग का फोन आता है, जो तस्दीक करता है कि प्योंग हो ही वाकई डोंगलिम है और उसने जू क्योरंग का कत्ल कर दिया है और अब वह एक खुफिया मीटिंग के लिए गाड़ी चलाकर जा रहा है। झुंगडो अपने एजेंट को हुक्म देता है कि जब तक वह बैकअप न भेज दे वह उसका पीछा करता रहे। कुछ ही देर बाद प्योंग हो एक मुखबिर से मिलता है और उसे सदर का बदला हुआ शेड्यूल सौंपता है। मीटिंग खत्म होने के बाद जैसे ही प्योंग हो वहां से निकलता है, जांग उसका पीछा करता है, लेकिन इससे पहले कि वह उसे गिरफ्तार कर पाए, रहस्यमयी आदमियों का एक ग्रुप उन दोनों पर हमला कर देता है और उन्हें बेहोश कर देता है। जब प्योंग हो की आंख खुलती है तो वह समझता है कि उसे झुंगडो के आदमियों ने पकड़ा है, क्योंकि वे जानकारी के लिए उसे तकलीफ दे रहे थे। लेकिन जब वे जांग को बात मनवाने के लिए मार डालते हैं तो उसे पता चलता है कि ये लोग नॉर्थ कोरियन आर्म्ड फोर्सेस मिनिस्ट्री के हेड के लिए काम कर रहे हैं, जिनमें बोसान और मैसेज भेजने वाली वह औरत भी शामिल थी। पता चलता है कि प्योंग हो एक ऐसे ग्रुप के साथ काम कर रहा था जो एक पुरअमन, शांतिपूर्ण इनकलाब चाहता था, लेकिन उनके अंदरूनी झगड़ों की वजह से
अब कमान संभालने वाले लोग एक पूरी जंग युद्ध चाहते हैं। प्योंग हो का नया मिशन यह है कि वह दौरे के दौरान सदर के साथ रहे ताकि उनके स्नाइपर्स को उन्हें मारने का मौका मिल सके। लेकिन प्योंग हो साफ मना कर देता है क्योंकि वह अपने देश में जंग और तबाही नहीं लाना चाहता था। वह औरत बात न मानने पर प्योंग हो को बुरी तरह पीटती है और उसे मारने ही वाली होती है कि अचानक झुंगडो और उसके आदमी कमरे में कार घुसा देते हैं और दुश्मनों पर गोलियां बरसाकर प्योंग हो को ठीक वक्त पर बचा लेते हैं। मरने से पहले वह औरत कागजात को जलाने लगती है और जब झुंगडो उन्हें बचाने के लिए करीब आता है तो उसे पता चलता है कि प्योंग हो डोंगलिम के तौर पर एक पुरअमन इनकलाब की पैरवी कर रहा था। आखिर में वे दोनों एक ही चीज चाहते थे कि उनके लोगों की तकलीफें खत्म हों। इसलिए प्योंग हो के लिए यह बेहद हैरान करने वाला था जब झुंगडो ने उन कागजात को बचाने के बजाय खुद आग के हवाले कर दिया। वह अपने आदमियों से ऐलान करता है कि जांग ही डोंगलिम था और अब वह मारा जा चुका है। बदले में वह प्योंग हो से जुपिटर में गिरफ्तार किए गए आदमियों को छुड़ाने में मदद मांगता है। कुछ ही देर बाद झुंगडो अपने फौजी दोस्त से मिलने जाता है जिससे बेरहमी से पूछताछ की जा रही थी और नाटक करता है कि वह भी कुछ सवाल पूछने आया है। लेकिन वह समझ जाता है कि उसका दोस्त कोड वर्ड में कह रहा है कि वह खुद इस सब को खत्म करना चाहता है। झुंगडो उसकी आखिरी ख्वाहिश का एहतराम सम्मान करता है और करंट लगाने के तरीके का इस्तेमाल करके उसे मार डालता है, जबकि वह ऐसा दिखा रहा था जैसे वह उससे सच उगलवाने की कोशिश कर रहा हो। इसके बाद झुंगडो फौज के अपने दूसरे दोस्तों से मिलता है जो ऑपरेशन हंट पीटर में शामिल थे और उनसे कहता है कि वे सदर को मारने का काम नॉर्थ कोरिया के हाथों में छोड़ देंगे। ग्रुप को उनके साथ मिलकर काम करना पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन झुंगडो उन्हें याद दिलाता है कि और लोगों को तकलीफों से बचाने के लिए जो जरूरी है वह उन्हें करना ही होगा। इसी बीच प्योंग हो आखिरकार यू जोंग को आजाद करा लेता है और उसे कुछ पैसे देता है ताकि वह साउथ की तरफ भाग सके जहां उसे उसके आने तक महफूज रहना था। कुछ दिनों बाद बैंकॉक में नॉर्थ कोरिया के सिपाही हमला करने की तैयारी कर रहे हैं। प्योंग हो और झुंगडो सदर के काफिले एंटोराज में शामिल हो जाते हैं और प्योंग हो को सदर के मारे जाने के बाद होने वाली जंग की फिक्र सता रही थी। लेकिन झुंगडो उसे याद दिलाता है कि अमन शांति से कभी बदलाव नहीं आया। अचानक एक कार आती है जिसमें एक राजदूत एम्बेसडर बैठा था, इसलिए एजेंटों को दौड़कर उसे बड़े तामझाम के साथ अंदर आने से रोकना पड़ता है, वरना स्नाइपर्स समझेंगे कि यही सदर हैं और वे किसी गलत शख्स को मार देंगे। एक लम्हे बाद जब सदर आखिरकार पहुंचने वाले होते हैं, रिपोर्टर कांग प्योंग हो के पास आता है और उसे अच्छा काम करने की बधाई देता है, जिससे जाहिर होता है कि वह एक नॉर्थ कोरियन जासूस है। प्योंग हो एक गार्ड से हथियार छीनता है और कांग को वहीं ढेर कर देता है। फिर उसे एहसास होता है कि नॉर्थ कोरिया किस हद तक जाने को तैयार है और वह सदर की कार को रोकने के लिए बाहर की तरफ भागता है और चिल्लाकर सबको बताता है कि पेड़ों में स्नाइपर्स छुपे हैं। जैसे ही प्योंग हो और बाकी सिपाही नॉर्थ कोरिया की टीम के खिलाफ मोर्चा संभालते हैं, नया डायरेक्टर झुंगडो को सदर की हिफाजत करने का हुक्म देने की कोशिश करता है, लेकिन झुंगडो जवाब में उसे ही मार डालता है। फिर वह सदर के पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी गोलियां बुलेट प्रूफ कांच की वजह से रुक जाती हैं और जब वह आखिरकार उसे तोड़ने में कामयाब होता है, प्योंग हो उसे पीछे धकेल देता है। सदर की कार वहां से निकल जाती है और झुंगडो उसका पीछा करने की कोशिश करता है। एक सिपाही भी सदर की गाड़ी के ऊपर कूद जाता है, लेकिन प्योंग हो उसके कुछ करने से पहले ही उसे गोली मार देता है। झुंगडो अपनी कार को सदर की गाड़ी से टकराता है ताकि उसे रोका जा सके और फिर उस आदमी को बाहर खींचता है ताकि सबके सामने उसे मार सके। इससे पहले कि वह ट्रिगर दबा पाता, कांग जाहिर करता है कि वह अभी भी जिंदा है और अपने साथ लाया हुआ बम एक्टिवेट कर देता है, जिससे पूरा इलाका धमाके से दहल उठता है। प्योंग हो कुछ सेकंड के लिए बेहोश हो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो उसे पता चलता है कि सदर बिल्कुल ठीक है और उन्हें ले जाया जा रहा है। वह झुंगडो को उसे पुकारते हुए भी सुन सकता है और जब वह देखने जाता है तो पाता है कि उसकी छाती पर एक बहुत बड़ा जख्म है। प्योंग हो अपने हाथों से उस जख्म को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन झुंगडो यह पूछते हुए दम तोड़ देता है कि प्योंग हो ने इस पूरे ऑपरेशन को बर्बाद क्यों किया। जब प्योंग हो कोरिया लौटता है तो वह अपने आदमियों को हुक्म देता है कि झुंगडो के परिवार को रिहा किया जाए,
जिन्हें झुंगडो की मदद करने के शक में गिरफ्तार किया गया था। प्योंग हो उसकी बीवी को झुंगडो के फौजी टैग्स, मिलिट्री टैग्स भी भेजता है और उसे बिखरते हुए देखता है, क्योंकि वह समझ गई थी कि इनका क्या मतलब है। इसके बाद प्योंग हो यूजोंग से मिलने के लिए साउथ की तरफ का सफर करता है, जो उस पर गन तान देती है क्योंकि झुंगडो बिल्कुल सही था, वह शुरू से ही एक जासूस थी। हालांकि यूजोंग की उस आदमी पर ट्रिगर दबाने की हिम्मत नहीं होती जिसने उसका ख्याल रखा था, इसलिए एक दूसरा जासूस आकर उसके बदले यह काम तमाम कर देता है। जब यूजोंग आखिरी बार अलविदा कहने के लिए उसके करीब आती है, तो प्योंग हो मरने से पहले उसके हाथ में एक नया पासपोर्ट थमा देता है, ताकि वह वहां से दूर जा सके और एक बेहतर जिंदगी गुजार सके। यूजोंग पासपोर्ट खोलती है और रोने लगती है जब वह देखती है कि प्योंग हो ने उसे अपना आखिरी नाम, सरनेम दिया था। यहीं खत्म होती है 2022 की बेहतरीन सस्पेंस और जासूसी फिल्म हंट की यह खौफनाक कहानी।